ऐसे दौर की कल्पना कीजिए जब भारत का अकेले ही विश्व अर्थव्यवस्था में लगभग 1/3 योगदान था। जब कालिदास जैसे साहित्यकार और आर्यभट्ट जैसे महान गणितज्ञ जीवित थे, जो एक महान संस्कृति के साहित्यिक और वैज्ञानिक विकास के लिए बहुत कुछ कर रहे थे। चीनी बौद्ध भिक्षु फाहियान ने भारतीय इतिहास के सबसे महान अवधि में रहने के अपने अनुभव को अपनी डायरी में काफी विस्तार से बताया है। सन 399 से 412 के बीच उन्होंने चीन से भारत तक पैदल यात्रा की और साथ ही मध्य एशिया, भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया में कई पवित्र बौद्ध स्थलों का दौरा भी किया। अपनी डायरी में फाहियान बताते हैं कि गुप्त वंश में गंगा नदी से सटे शहर असाधारण रूप से बड़े और समृद्ध थे। अपने पाटलिपुत्र दौरे के दौरान उन्होंने सम्राट अशोक के महल के अवशेष को देखा, जो 6 शताब्दियों के बाद भी शहर के मध्य में खड़ा था। वे महल की पत्थर की दीवारों, खम्भों और दरवाजों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इस संरचना को अलौकिक करार दिया। उन्होंने वहां लोगों को एक त्योहार मनाते हुए देखा, जिसमें लोगों ने विशाल 4 पहिया वैगनों का निर्माण किया। इन वैगनों पर विशाल स्तंभ खड़े किए गए, जिन्हें रेशम की कैनोपियों से सजाया गया। फाहियान आगे बताते हैं कि लोगों ने वैगनों के कोनों पर भगवान बुद्ध की संरचनाओं को रखा और भीतर अपने देवी देवताओं की मूर्तियों को रखा। त्योहार के दिन ऐसे 20 वैगन एक भव्य जुलूस के साथ शहर में निकला करते थे। उस समय भारत में हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म का चलन था, लेकिन बोध गया, कपिलवस्तु और कुशीनगर जैसे बौद्ध धर्म के धार्मिक स्थान अब शहरों के रूप में मौजूद नहीं थे। इससे ज्ञात होता है कि बौद्ध धर्म मध्य साम्राज्य में अधिक लोकप्रिय नहीं था। सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय भगवान विष्णु की पूजा करते थे, लेकिन वे अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु थे। उस समय भारत में पंजाब, बंगाल और मथुरा के आसपास के क्षेत्र में बौद्ध धर्म अधिक लोकप्रिय था। मथुरा में कई बौद्ध मठ थे और यहाँ के बौद्ध भिक्षुओं को उच्च सम्मान दिया जाता था। फाहियान ने मालवा की यात्रा भी की और यहाँ की जलवायु की काफी प्रशंसा की। उस समय के भारत की सामाजिक स्थिति का वर्णन करते हुए फाहियान बताते हैं कि भारत के लोग नैतिकता में समृद्ध, उदार और सरल थे। ज्यादातर लोग शाकाहारी थे और अपने भोजन में मांस और प्याज से परहेज करते थे। यहाँ शराब और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन भी नहीं था। धनी लोग परोपकारी एवं धार्मिक हुआ करते थे और इनके द्वारा मंदिरों, मठों, संघों और चिकित्सालयों को बड़े दान दिए जाते थे। फाहियान ने अपनी डायरी में पाटलिपुत्र की धनी प्रजा द्वारा स्थापित एक बड़े चिकित्सालय का वर्णन भी किया है। इस चिकित्सालय में शहर की गरीब प्रजा के लिए निशुल्क दवा और भोजन का प्रबंध किया गया था। फाहियान ने विशेष रूप से भारत की राजनीतिक स्थिति के बारे में कुछ भी नहीं लिखा, पर ये अनुमान लगाया जाता है कि गुप्त प्रशासन उदार था और लोग आर्थिक समृद्धि का आनंद लेते थे। लोगों पर करों का भारी बोझ नहीं था। कुछ झगड़े या विवाद जरूर थे, पर लोगों को शायद ही कभी न्यायपालिका से संपर्क करने की आवश्यकता महसूस हुई हो। आमतौर पर अपराधियों से उनके अपराध की प्रकृति के अनुसार जुर्माना लिया जाता था। राज्य के खिलाफ बार बार अपराध का प्रयास करने वालों को कड़ी सजा दी जाती थी और मृत्यु दंड किसी को भी नहीं दिया जाता था। राज्य की आय का प्राथमिक स्रोत भूमि राजस्व था। प्रजा एक जगह से दूसरी जगह में जाने के लिए स्वतंत्र थी। सरकारी कर्मचारियों को नकद में भुगतान दिया जाता था और उनका लोगों से उपहार या रिश्वत लेना प्रतिबंधित था। मठ, संघ, मंदिर और अन्य धार्मिक स्थल सरकारी करों से मुक्त थे। सार्वजनिक राजमार्ग चोरों और डकैतों के खतरे से सुरक्षित और मुक्त थे।
भारत में एक जगह से दूसरी जगह जाने के दौरान फाहियान को कोई परेशानी नहीं हुई। राजाओं और समृद्ध लोगों द्वारा विश्राम गृह बनवाए गए थे, जहां यात्रियों को हर सुविधा उपलब्ध कराई जाती थी। फाहियान ने भारत के आंतरिक और विदेशी व्यापार के साथ साथ यहाँ के बंदरगाहों का वर्णन भी किया। उनके अनुसार भारत का आंतरिक और विदेशी व्यापार दोनों एक प्रगतिशील चरण में था। भारत के चीन, दक्षिण पूर्व एशिया और पश्चिमी एशिया के साथ साथ यूरोप के साथ भी व्यापारिक संबंध थे। इसके पश्चिमी समुद्र तट पर कंबय, सोपारा और भरोच जैसे बंदरगाह थे, जबकि इसके पूर्वी तट पर ताम्रलिप्ति एक प्रसिद्ध बंदरगाह था, जहां से फाहियान भारत से श्रीलंका की यात्रा के लिए रवाना हुए थे। फाहियान के यात्रा वृत्तांत से हमें चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के बारे में बेहद बहुमूल्य जानकारी प्राप्त होती है। उस काल के अन्य स्रोतों के कम होने के कारण उनका वृत्तांत और भी मूल्यवान बन जाता है।